जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी का एक नया मॉक टेस्ट। इसमें हम अभ्यास करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है। दोस्तों कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सबसे पहले किसने की। आपके ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया, दादा भाई नेहरू, बी के आर बी राव या पी सी महालनोबिस। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू के द्वारा सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों दादा भाई नेहरू की किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये काफ़ी फेमस किताब है और आपसे पूछी जाती है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी किताब में इन्होंने भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की कल्पना की बात की थी। तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पी सी महालनोबिस। मैं आपको बता दूं पी सी महालनोबिस जो थे ना, ये दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी भारत में, उसके जो मॉडल था वो इन्होंने तैयार किया था। तो पी सी महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। तो ये भी आप याद रखें। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की। ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात क्या कहा गया, फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है। दोस्तों साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राष्ट्रीय आय। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है, हम बताएंगे कि राष्ट्रीय आय एन एट फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट में हमारे 4 फैक्टर आते हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, भूमि जिसको बोलते हैं, लैंड, लेबर यानी कि श्रमिक हो गया, और उसके बाद में आपका कैपिटल यानी कि पूंजी हो गई, पूंजी के बाद में आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 फैक्टर कॉस्ट होते हैं। तो पहला भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमिता। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय के 4 फैक्टर कौन से हैं, तो आप इसको याद रखना। आपसे पूछ लेता है कौन कौन से, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमिता। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है, उसको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ लेता है। और कौन सा मंत्रालय करता है, तो मोस्पी करता है ना। मोस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो मोस्पी के द्वारा ये की जाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, वो राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया। दोस्तों भारत में कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक कहा गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को एक आयोग की सिफारिश पर ही बना था और आयोग का नाम था हिल्टन यंग। तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर ये बना। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, आरबीआई जब बना था ना, तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, कलकत्ता। लेकिन अभी के लिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर ये बना था और इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसको कहा जाता है, तो आरबीआई को द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा गया है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा गया नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को लोन देता है, ग्रामीण विकास। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है। और नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। क्लियर, चलिए। तो बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया। भारत का केंद्रीय बजट किस तिथि को पेश किया जाता है। दोस्तों सामान्यतः जो भारत में बजट पेश होता है ना, वो आपका 1 फरवरी को होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1 फरवरी। और दोस्तों बजट क्या है,
देखो बजट में ना सरकार आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च जो भारत में वित्त वर्ष की अवधि मानी जाती है, इस अवधि में अपने आय और व्यय का लेखा जोखा पेश करती है कि सरकार कितना पैसा जो है वो खर्च करेगी लोगों के कल्याण के लिए, कितनी स्कीम वो शुरू करेगी, उन सब का ब्यौरा देती है। कितनी वो आय इनकम जो होगी उसके बारे में इसमें बताया जाता है, कितने टैक्सेशन होगा, टैक्स कलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, वो सारी चीज़ें बजट में हम बात करते हैं। तो बजट सामान्यतः भारत में 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि बजट जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 112 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसकी जगह लिखा गया है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में बजट प्रणाली का जनक कौन है, तो दोस्तों भारत में बजट प्रणाली का जनक है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक माना जाता है। और जेम्स विल्सन के द्वारा वर्ष 1860 में सबसे पहला जो बजट था वो पेश किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था बजट किस तिथि को पेश होता है, 1 फरवरी को पेश होता है। अगला प्रश्न क्या है, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। दोस्तों राजकोषीय घाटा क्या है, देखो घाटा कब होगा कि आपकी जो आमदनी है वो तो कम है और आपका खर्चा ज़्यादा है, तो घाटा होना है। तो भारत सरकार के कुल राजस्व और व्यय के जो अंतर है ना, वो राजस्व घाटा होता है। कुल राजस्व और कुल व्यय का अंतर वो राजकोषीय घाटा है। क्लियर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग 18 नवंबर सन 2004 को बना था। 18 नवंबर सन 2004, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। मैं आपको बता दूं, भारत में 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है और वो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों नाबार्ड के बारे में बता दूं तो नाबार्ड भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्लियर, ये जरूर याद रखना, रूरल डेवलपमेंट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 1982। और कौन सी समिति थी, शिवरमन समिति। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बना और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान मुंबई में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, मुंबई में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत में जो आर्थिक नियोजन के जनक है ना, वो है एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एम विश्वेश्वरैया। और दोस्तों एम विश्वेश्वरैया की एक किताब भी है, क्या है वो है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो ये आप याद करना, इसको नोट कर लेना कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किसकी पुस्तक है, एम विश्वेश्वरैया की। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस होता है, तो हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस होता है। और ये किसकी जयंती होती है, तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस एम विश्वेश्वरैया, पूरा नाम है इनका मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनका जन्मदिन राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। क्लियर, और एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनकी किताब जरूर याद रखना, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। दोस्तों हम बात करें अर्थशास्त्र के जनक की, वो है आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की ना किताब जो आपके एग्जाम में पूछता है वो है आपकी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की किताब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है आपका एल्फ्रेड मार्शल। मार्शल जो है ना, ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। तो क्वेश्चन कभी आए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो है आपके एल्फ्रेड मार्शल। अगर आपसे पूछे कि ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन है, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, वो है जेम्स कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं जेम्स कीन्स, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक है एल्फ्रेड मार्शल। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेम्स कीन्स। क्लियर, अर्थशास्त्र का जनक पूछा गया था, आंसर होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ को
अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो बना वो 1931 में स्थापित हुआ था और ये पीसी महालनोबिस के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पर है ये, तो ये कलकत्ता में है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान पीसी महालनोबिस के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर, याद रखना 1931 में स्थापित हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, तो हर साल भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अंबेडकर। अंबेडकर का एक थीसिस आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये किसका थीसिस है, वो है अब डॉक्टर BR अम्बेडकर का। क्लियर, याद रखना। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न क्या कहा गया, HYBP कार्यक्रम को किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों HYBP की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो HYBP जो है ना, ये हरित क्रांति का दूसरा नाम है। हाई यील्डिंग का मतलब क्या होता है, उच्च पैदावार, और जब भी हम उच्च पैदावार की बात करते हैं वो हरित क्रांति से संबंधित है। तो HYBP कार्यक्रम हरित क्रांति का अन्य नाम है, ये जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, वर्ष 1966-67। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये आप याद रखना। और हरित क्रांति का दूसरा नाम HYBP भी है। दोस्तों यहाँ लिखा गया श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये भारत में डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लाई गई थी। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वो है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। गोल्डन क्रांति आप जानते हैं, ये आपकी किसके लिए होती है गोल्डन क्रांति, तो ये बागवानी के लिए होती है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वर्ष 1955 में गठित करबे समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों करबे समिति जो बनी थी ये लघु उद्योगों की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लघु उद्योग समिति। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये किसका नाम है, जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको कहानी बताऊं थोड़ी सी, एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान दो चीज़ें अस्तित्व में आती हैं, एक आपका विश्व बैंक बनता है और दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनता है, जिसको IMF कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा किसको कहा गया, जवाब होगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। तो दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। सम्मेलन कब हुआ, 1944 में हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो मतलब वित्तीय संस्थाएं बनी, एक विश्व बैंक और एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं विश्व बैंक का अन्य नाम वो है आपका IBRD, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत में प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मैंने अभी पढ़ाया था, तो प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है M विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, M विश्वेश्वरैया। और भारत में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस होता है और ये M विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों RBI कब बना था, 1935 में। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RBI जो है ना, ये भारत में जो विदेशी मुद्रा है उसका विनियमन भी मतलब उसका संरक्षक भी है। तो विदेशी मुद्रा जो संरक्षित करता है वो कौन करता है, जवाब होगा RBI करता है। क्लियर, RBI। और दोस्तों क्या आपको पता है कि RBI कितने रुपए का नोट छाप सकता है, न्यूनतम। तो RBI 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। RBI क्या 1 रुपये का नोट छापता है, नहीं, RBI 1 रुपये का नोट नहीं छाप सकता। हमसे पूछा गया था RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1 जनवरी को। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम बात करें दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी की, तो ये मिलती है आपकी कृषि क्षेत्र में।
कृषि क्षेत्र में। ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक ऐसी बेरोजगारी का प्रकार है। देखो, अगर काम मतलब कोई काम हम कर रहे हैं कृषि में, ज़रूरत कितने की हमें, एक व्यक्ति की, और उसी काम में कितने लोग लग गए, 5 लोग लग गए। तो ये एक तरीके का क्या है, ये हमारी प्रचंड बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का वो प्रकार जिसमें वर्क करने के लिए तो एक आदमी की आवश्यकता हो, लेकिन हमें अधिक आदमी उसमें काम में लगा दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब किसान, मान लो एक किसान है ना, और कोई काम कर रहा है खेती का, तो वो अकेला कर सकता है, लेकिन उसके बीवी बच्चे सभी लोग उसमें लग जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी होती है प्रचंड बेरोजगारी, जिसको हम बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो उत्पादन होता है ना, वो नगण्य होता है, उत्पादन नगण्य होगा। तो ये जरूर आप याद रखना कि प्रचंड बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक कौन सी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी। तो ये किसकी है, ये जे.एम. कीन्स की है, जे.एम. कीन्स। तो ये जरूर याद रखना, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुई है किताब, कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखी है, जे.एम. कीन्स ने लिखी है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक, आंसर होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न क्या कहा गया, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था मतलब बंद का मतलब है कि कोई व्यक्ति ना अंदर आ सकता है, ना कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। तो जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी दूसरे देश के साथ ना तो आयात करती है, ना ही निर्यात करती है। तो जब आयात निर्यात दोनों बंद हो जाते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम आयात निर्यात पढ़ते हैं ना, तो आप याद रखना, भारत में एक बैंक है, आयात निर्यात बैंक। तो ये कब बना था, 1982 में बना था, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। तो आयात निर्यात बैंक भी है भारत में, मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो जब आयात निर्यात दोनों बंद हो जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक कौन है। तो दोस्तों, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक कौन है, आंसर होगा आरबीआई। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आरबीआई। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एसबीआई है, एसबीआई का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आप याद रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, तो एसबीआई को कहा जाता है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, 1921 में बना था। ठीक है, लेकिन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न में पूछा गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये किसके पास है, तो वो है आरबीआई। अगला प्रश्न क्या कहा गया, लॉरेंज वक्र क्या बताता है। दोस्तों, लॉरेंज वक्र की मैं बात करूं तो ये आय और संपत्ति का विवरण देता है। ठीक है दोस्तों, आय और संपत्ति का विवरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आय की असमानता बताता है, किसी देश में लोगों के पास कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, उसका विवरण ये देता है। और ये जो लॉरेंज वक्र था ना, ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, M.O. लॉरेंज, उनके द्वारा बताया गया था। तो इसका नाम लॉरेंज वक्र पड़ा। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, बस इतने पूछता है वनडे एग्जाम में कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है, तो आप बताइएगा आय की असमानता बताता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। तो राजकोषीय नीति तैयार करता है भारत में वित्त मंत्रालय। फिस्कल पॉलिसी वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखना। फिस्कल पॉलिसी के अलावा एक पॉलिसी आपके एग्जाम में और आती है, और वो है आपकी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी ये कौन बनाता है, तो दोस्तों भारत में मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी वित्त मंत्रालय बनाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में बीमा नियामक निकाय कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में बीमा नियामक निकाय कौन सा, आंसर होगा इरडई। इरडई, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद में है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगर पूछे कि शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। तो सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। और बीमा नियामक कौन सा है, वो है आपका इरडई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया,
भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर भारत का वित्त सचिव अपने हस्ताक्षर करता है, भारत सरकार का वित्त सचिव। क्लियर, याद रखना। अगर 2 रुपये का नोट होगा तब आरबीआई का गवर्नर करता है। ठीक है, याद रखना। 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट आरबीआई छाप सकता है और इस पर गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये का नोट भारत सरकार छपवाती है और इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? रेपो दर क्या होती है? दोस्तों रेपो दर ना एक ऐसी दर है जिस पे जो आरबीआई है ना वो अपने जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनको लोन देती है। तो अगर आपसे पूछे कि रेपो दर क्या है, जब आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक लोन देता है तो वो है आपका रेपो दर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जैसे इसको ऐसे मानिए, ये आरबीआई है और ये एक बैंक है, ये बैंक, ये आरबीआई मान लो, आरबीआई, और ये आपका एक बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई से क्या काम करेगा ये बैंक? ये पैसा लेगा कि भाई हमके पास पैसा नहीं है, हमको पैसा दे दो। तो आरबीआई इस बैंक को जो पैसा देगा, जिस दर पर देगा, वो रेपो दर होती है। ठीक है, आप याद रखना, रेपो दर एक ऐसी दर है जिसमें आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? क्या कहता है? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? दोस्तों रिवर्स, देखो रेपो दर में क्या था कि आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा था। ठीक है, आरबीआई बैंकों को लोन। अब रिवर्स में क्या होगा कि बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देंगे। अभी तक क्या था कि बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे थे, लेकिन रिवर्स में क्या होगा कि बैंक अब आरबीआई को पैसा देंगे। तो रिवर्स रेपो दर वही है कि बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास रखने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं, इसमें वृद्धि का ये परिणाम होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसे हाईली लिक्विड मनी माना जाता है? दोस्तों हाईली लिक्विड मनी का मतलब क्या है? देखो पहले तो आप ये सब जाने लिक्विड क्या होता है, लिक्विडिटी क्या है। तो लिक्विड एक ऐसा एसिड कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा एसिड जिसके द्वारा बाजार की कीमत पर उसे तुरंत कैश में बदला जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे सोना है, सोना यानी गोल्ड है। ठीक है, जैसे आपका आपके बॉन्ड हैं, बॉन्ड, जैसे आपका शेयर हो गए, आपने शेयर खरीद रखे हैं। तो ये एक ऐसा एसेट है जिनको आप बाज़ार में बेचकर तुरंत कैश आपको मिल सकता है। तो लिक्विडिटी या लिक्विड एक ऐसा एसेट है जिसको बाज़ार की कीमत पर तुरंत कैश के रूप में आपको मिल जाए। तो सबसे बढ़िया जो लिक्विडिटी होगी फिर कौन होगी? तो वो होगी आपकी ओनली कैश। सबसे बेस्ट लिक्विडिटी कैश हो गया। फिर क्यों? क्योंकि उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे बेस्ट लिक्विडिटी क्या है, तो कैश हमेशा सबसे बेस्ट लिक्विडिटी होती है। क्लियर, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने 25 प्रश्नों का अभ्यास किया अर्थशास्त्र के या इकोनॉमी के। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं, एक क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, एनपीए क्या होता है? एनपीए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है एनपीए? देखो मान लीजिए मैंने किसी से लोन लिया, किसी बैंक से, और उस लोन का ना मैंने प्रिंसिपल और ना ही इंटरेस्ट, ना ही मैंने उसका जो मूलधन है वो चुकाया, ना ही मैंने उसका जो ब्याज था वो चुकाया। कितने दिन तक? 90 दिन तक। अगर मैं किसी बैंक से लोन लेकर 90 दिन तक ना उसका कोई मूल चुकाता हूँ ना उसका ब्याज चुकाता हूँ, तो ऐसा पैसा जो है उसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए कहा जाता है। ठीक है, एनपीए। तो ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि एनपीए कितनी अवधि के बाद निर्धारित होता है? 90 दिन की अवधि के बाद। तो ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों ये था इंडियन इकोनॉमी का एक मॉक टेस्ट। आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग में स्टडी जीके के मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।